हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस एट 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है ना। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में सारी चीजों को हम समझने वाले हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप की हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप उनको वन शॉट में समझना चाहते हैं तो वन शॉट आपको सारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाकर के जरूर चेक कीजिएगा, और एग्जाम में जाने से पहले सारे चैप्टर को 2x की स्पीड पर जरूर देख के जाइएगा, तो इससे आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आएंगे। इसके अलावा आप एमसीक्यूज चाहते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, या फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ओनली दिस पर्टिकुलर चैनल, दैट इज ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज का हमारा ये सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोटिवेशनल कोट है ना। कोट क्या कहता है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो अपने हौसलों के साथ में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पेंटिंग मोनालिसा वाज मेड बाय। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? लियोनार्डो द विंसी ने, या फिर माइकलैंजेलो ने, या फिर आपका राफेल ने, या फिर आपका डोनाल्टेलो ने। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लड्डू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस, ये बुक का नाम है द प्रिंस, और इनके ऑथर कौन है? तो लोरेंजो वाला, ठीक है, फिर आपका गुटनबर्ग, या फिर आपका मैकाइवेली, या फिर आपका एल बर्ती। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, गलती होती है तो कोई बात नहीं, गलतियों से तो सीखेंगे ना, बट आंसर भी करना चाहिए ना, गलतियों से तो सीखेंगे ना। राइट, चलिए बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी इन द यूरोप। अर्लीस्ट का मतलब जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी। ठीक है, कहां पर? यूरोप में की गई थी। यूरोप कॉन्टिनेंट है। राइट, तो द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन द यूरोप कॉन्टिनेंट वर सेटअप इन द कंट्री ऑफ। अब ये तो क्या है? ये यूरोप जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहले जिस कंट्री के अंदर, जिस देश के अंदर यूनिवर्सिटीज को ओपन किया गया था, आपको उसका नाम बताना है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, या फिर इंग्लैंड। लड्डू सा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दो। बिल्कुल सही, आंसर विल बी इटली इज द करेक्ट आंसर। इटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। टॉलमीज एल मेंगिस्ट वाज वर्क ऑन। तो आपको बताना है टॉलमीज एल मेंगिस्ट वाज वर्क ऑन, तो ये किस पर वर्क कर रहे थे? मैथमेटिक्स पर वर्क कर रहे थे, एस्ट्रोनॉमी पर कर रहे थे, फिलॉसफी पर कर रहे थे, या फिर सोशियोलॉजी पर कर रहे थे? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, तो फटाफट फटाफट से जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, आंसर विल बी एस्ट्रोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। तो टॉलमीज आन मेंगिस्ट वाज वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो एंड्रस द वेसेलियस वाज अ प्रोफेसर ऑफ डैश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। तो ये जो है वो पादुआ यूनिवर्सिटी में किसके प्रोफेसर थे, आपको ये बताना है। तो मेडिसिन के थे, एस्ट्रोनॉमी के थे, फिलॉसफी के थे, या फिर मैथमेटिशियंस थे ये। ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स के फिलोसफर थे ये। तो आप प्रोफेसर थे, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, मेडिसिन इज द करेक्ट आंसर। तो ये एंड्रियस वेसालिस was a professor of medicine at the University of Padua. राइट, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैसेंड्रा फेडले वाज विमेन ह्यूमनिस्ट थी। ये एक नाम है बच्चे, ठीक है। तो ये क्या थी? एक विमेन ह्यूमनिस्ट थी, या फिर ऑरिएटर थी, या फिर कुरिएटर थी, या फिर प्रोफेसर थी? आपको बताना है इनका नाम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही, आंसर क्या हो जाएगा? विमेन ह्यूमनिस्ट थी। ठीक है, तो ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है क्या? मानवतावाद। ठीक है, मतलब जो
फीमेल की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करेगी, है ना, और उनकी इंपॉर्टेंस बताएगी, उनके फीचर्स बताएगी, उनको एक आगे सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करेंगी, तो वो कौन होंगी? वो ये होंगी विमेन ह्यूमनिस्ट, जिनका नाम था कैसेंड्रा फेडेले। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। रेनेसा इज द बेस्ट नोन फॉर इट्स। रेनेसा किसके लिए, मतलब रेनेसा जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है? कल्चर डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। पहले तो ये सुनो, ये रेनेसा होता क्या है? रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रीबर्थ होता है बच्चे। मतलब कोई चीज अगर बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो दोबारा से चीजों को रीस्टार्ट करना, ठीक है, उसका रीबर्थ होना। जैसे रोमन साम्राज्य बिल्कुल पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था, अब डिक्लाइन होने के बाद चीजें कहीं ना कहीं से तो फिर से उसकी रीस्टार्टिंग होगी, तो वो रीस्टार्ट जो होना होता है या फिर उसी को ही रीबर्थ कह देते हैं, जिसका नाम दिया गया है रेनेसा, ठीक है। तो ये रेनेसा इज बेस्ट नॉन फॉर इट्स। तो रेनेसा को किसके वजह से एक बहुत अच्छा उसको कंसेप्ट दिया गया रेनेसा का? कल्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही। तो जैसे आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा ना, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, तो इसका थोड़ा सा आपको ये तुक्का भी लगाओगे तो थोड़ा सा रिलेट करके तुक्का लगाना है, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रेनेसा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स द कल्चरल डेवलपमेंट। अब ये कल्चर डेवलपमेंट में क्या होगा? कल्चर डेवलपमेंट में होगा आपका कि लोगों का जो रहने सहने का तरीका था, या जो सोसाइटी में लोग किस तरह से रहेंगे, किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? ये सारी चीजें कल्चर डेवलपमेंट में आ जाएंगी। और कल्चर डेवलपमेंट की वजह से वहां के लोगों का जो जीवन का विकास था, या उनका जो एक लाइफस्टाइल था, वो भी चेंज हो जाता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया कल्चर इसका चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन की ट्रेडिशंस में, कल्चर ट्रेडिशंस में किस तरह से चेंज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन। अगर हम बात करें किसकी, मेसोपोटामिया, बहुत पहले की बात करें, फिर ठीक है, फिर रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, फिर द 3 ऑर्डर्स आया था, फिर उसके बाद नोमैडिक एम्पायर आया था, तो चीजें देखो जीरो से स्टार्ट होकर के किस तरह से डेवलप हो रही है ना। और अब डेवलपमेंट करते करते हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि अब ट्रेडिशंस वगैरह में भी चेंजिंग देखने को मिलेंगे, कल्चर में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोशल डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो चैप्टर को जाकर के अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर राइटिंग योर, देखो आपको ना एक सिचुएशन दी गई है, ठीक है, कि आप एक रिसर्चर हो, ठीक है, आप एक राइटर हो, और कोई भी आपकी टीचर ने आपको टास्क दिया है, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको काफी सारे सोर्सेस को कलेक्ट करना पड़ता है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कोई भी आपके टॉपिक को, अगर आपके टास्क को, आपके काम को कोई चेक करेगा, तो वो किसी ना किसी बिहाफ पर चेक करेगा, या तो उसमें एक्सपर्ट होगा काफी, ठीक है, छोटी छोटी बारीकियों का उनको पता होगा। तो आपने अपनी तरह से वो काम कर दिया है ना, और एक फाइनल रिपोर्ट बना करके और पर्टिकुलर उस पर्सन को दिखाई जिसको दिखाना होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर राइटिंग योर फाइनल रिपोर्ट, तो रिसर्चर के अकॉर्डिंग राइटिंग योर फाइनल रिपोर्ट एंड द स्पेसिफाइड कंक्लूजन सपोर्टेड बाय द डेटा इज कॉल्ड शेयर योर रिजल्ट। तो आपने अपना काम कर लिया, काम करने के बाद में आपके जो काम का कंक्लूजन निकला, ठीक है, और उसके लिए एक फाइनल रिपोर्ट बना दी कि बस आपने काम कर दिया, उस काम का नतीजा ये निकला, फाइनल रिपोर्ट बना दी। अब ये जो रिपोर्ट होगी वो सपोर्ट की जाएगी किससे? डाटा से। तो इसको क्या कहा जाएगा? शेयर योर रिजल्ट। तो उसको थीसिस कहा जाएगा, उसको कंक्लूजन कहा जाएगा, या फिर उसको एथिकल इश्यूज कहा जाएगा। अब ये जो क्या बोला गया है, देखो ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर राइटिंग योर फाइनल रिपोर्ट, मतलब आपकी फाइनल रिपोर्ट को राइट करते हुए, लिखते हुए उन्होंने क्या किया? फाइनल रिपोर्ट तैयार की एंड स्पेसिफाई द कंक्लूजन, और आपका जो काम खत्म हो गया, आपका काम कैसा लगा उनको, फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है, डाटा बना दिया। तो डाटा में क्या क्या बनाया? डाटा में उन्होंने बना दिया, ये बच्चे का नाम है, ठीक है, यहां पर आपका नेम है, ठीक है, नेम है, फिर आपकी क्लास बता दी कौन सी क्लास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट फाइल ले लीजिए, ठीक है, तो आपकी क्लास कौन सी होगी? 11th की, आपका नाम जो भी कुछ है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल थी, ठीक है, जो प्रोजेक्ट फाइल थी वो किस पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी। प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाई गई? उसमें पिक्चर इंसर्ट की गई, उसकी राइटिंग कैसी है, उसका डाटा कैसा है, जो भी उसने वहां पर चीजें यूज करी है वो कैसी है। तो उस पूरे को एनालिसिस करके उसने क्या बना दिए? फाइनल रिपोर्ट बना दिए, ठीक है, उसने क्या बना दिए? फाइनल रिपोर्ट बना दिए। और फाइनल रिपोर्ट किसके लिए बिहाफ पर बनाएगा? वो कंक्लूजन के बिहाफ पर, ठीक है। कंक्लूजन वो होगा कि सारे चीजों को देख करके वो इस निर्णय पर, इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम्हारी फाइल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है ना। ये गंदी तो नहीं कह सकती, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, तो डेफिनेटली भाई अच्छी ही होगी, ठीक है ना।
तो इसको क्या बोलेंगे? तो एथिकल इश्यूज बोलेंगे, कंक्लूजन बोलेंगे, या फिर थीसिस बोलेंगे? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एथिकल इश्यूज इज द करेक्ट आंसर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज थे, तो इन इश्यूज को कलेक्ट करते हुए आपने एक फाइनल रिपोर्ट बना दी, आपने वो काम कर दिया, सभी को मिला करके सोल्यूशन दे दिया, सभी आपने कर दिया। जैसे ये प्रोजेक्ट फाइल बनानी थी आपको, है ना, तो उसके लिए जगह जगह से आपने सोर्सेज को कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये सोर्सेज को कलेक्ट किया, अगर आप जहां जहां से आपने सोर्सेज कलेक्ट किए, कहीं से आपको वो चीजें सही मिल रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है, तो आपने चीजों को मैनेज किया कि यार कॉमन चीजें निकाल लेते हैं तो सब में आपको मैच दिख रही है वो, है ना। तो कंक्लूजन आपका क्या निकला कि सभी का कॉमन पॉइंट निकाल के आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल में उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। और जब रिसर्चर ने इसको फाइनल रिपोर्ट बनाकर दिया, तो कंक्लूजन क्या निकाला कि आपकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो बना दी गई कि बहुत अच्छी प्रोजेक्ट फाइल बनी है। तो इसको क्या कहेंगे हम? एथिकल इश्यूज कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पेट्रार्क was given the title of the poet laureate in Rome in 1341, 1342, 1343, 1344. So what will be the correct answer? What will be the correct answer? क्या कह रहा है? Petrarch was given the title of, Petrarch was given the title of, Petrarch को टाइटल दी गई थी पोएट लॉरेटेट की, ठीक है, इन रोमन इन। नाम भी इनके बड़े अजीब अजीब से होते हैं, है ना। तो कब दी गई थी ये टाइटल इनको? 1341 में, 1342 में, 1343 में, 1344 में। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 1341 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बच्चे जितने भी मैं एमसीक्यूज करा रही हूं ना, इससे बाहर इस चैप्टर के कोई भी एमसीक्यूज आप अपने एग्जाम में नहीं देखोगे। अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज समझने हैं तो यहां से पूरा का पूरा आपको एमसीक्यूज यहीं से देखकर जाना है, इससे बाहर आपको कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो मेन मेन आपके एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। Copernicus was afraid of printing his manuscript because Copernicus जो थे वो अपनी प्रिंटिंग को लेकर के was afraid of, किससे डरे हुए थे? of printing his manuscript because, क्यों डरे हुए थे? It was not good to mankind, ठीक है, वो इंसानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। It was a disclosure of the church, the fallacy. नेक्स्ट आता है it would hear the geoparadise his image in the society. He wanted to avoid its better precautions in his individual lifetime. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया। अच्छा, काफी सारे बच्चे तो, कहीं आप तो ऐसे तुक्का नहीं लगा रहे हो ना, काफी सारे बच्चे देखते हैं कि जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट होती है उस पर टिक लगाते हैं। हालांकि सही होता है, लेकिन हर बार ये सही नहीं होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जो कॉपरनिकस थे वाज अफ्रेड ऑफ द प्रिंटिंग हिज मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की प्रिंटिंग को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? इसका रीजन ये था, ही वांटेड टू अवॉइड इट्स बेटर प्रिकॉशन, ठीक है। तो वो इसको अवॉइड करना चाहता था, टू अवॉइड इट्स बेटर प्रिकॉशन इन हिज इंडिविजुअल लाइफ टाइम। तो उसकी लाइफ टाइम के जो भी उसकी अचीवमेंट थी या जो भी उसने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया था, उससे बेटर है कि वो उन चीजों को लोगों के सामने एक सच की तरह से पेश करें, ठीक है। और जब ये लोग सच जाने तो कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। तो बस इसी बात से डरा हुआ था। फिर बाद में जो है इसके ऊपर वर्क भी किया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ही वांटेड टू अवॉइड इट्स बेटर प्रिकॉशंस इन हिज इंडिविजुअल लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स वाज। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर कौन होते हैं? देखो, प्रोटेस्टेंट कौन होते हैं? जो प्रोटेस्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? जो रिफॉर्म करने वाले होते हैं ना। तो प्रोटेस्ट को ही किस लिए किया जाता है? ताकि वो सोसाइटी में रिफॉर्म कर सके। तो रिफॉर्म क्या होता है? चेंज कर सके। अब जैसे बहुत पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं, रूढ़ी रीति रिवाज होते हैं, उनमें कुछ चेंज लाना होता है, उनको ब्रेक करके उन्हीं के अंदर या तो उनको बिल्कुल ही असाइड कर दीजिए या फिर उनके अंदर कुछ चेंज लाया जाए ताकि वो पूरी सोसाइटी के लिए एक वेलफेयर का काम करे। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे लोग। और प्रोटेस्ट किसके लिए करेंगे? रिफॉर्म करने के लिए, कि या तो तुम इसको चेंज कर दो या बिल्कुल रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म वाज अ डॉक्यूमेंट अपोजिंग द चर्च प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आता है, अ मूवमेंट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च बाय द मार्टिन लूथर, अ मॉन्क। मार्टिन लूथर कौन थे? एक मॉन्क थे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है म्यूटिनी। नेक्स्ट कहता है पीजेंट मूवमेंट अपोजिंग ओवर द टैक्सेशन। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर, आपको बताना इसका
करेक्ट आंसर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अ मूवमेंट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, क्योंकि जो उस टाइम में कैथोलिक चर्च की ही ज्यादा डोमिनेंस सोसाइटी पर हुआ करती थी, और ये जो टैक्स वसूला करते थे, अगर मान लो कोई भी शर्फ जाता था, मतलब पीजेंट्स की दो कैटेगरी होती थी, एक फ्री पीजेंट होते थे और एक बॉन्डेड पीजेंट्स होते थे, जिसको शर्फ कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? सर्फ कहा जाता था। तो अगर ये अपने बेबी के नामकरण के लिए उनकी ब्लेसिंग्स भी लेने जाते हैं तो उनको ना पहले टैक्स देना होता था, एक रिलीजियस टैक्स होता था, ठीक है। दो तरह के टैक्स होते थे, एक टिथ होता था, एक टाइले होता था। आपको बताना है मुझे टिथ कौन सा टैक्स होता था और टाइले कौन सा टैक्स होता था। तो ये रिलीजियस टैक्स दिया करते थे, तब जाकर उनको एंट्री मिलती थी। तो ये एक तरह से उनकी चर्च की डोमिनेंस ही होगी ना। अगर वो बहुत ज्यादा गरीब है, वो टैक्स पे नहीं कर सकता है, तो उसको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती थी। ये तो सरासर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इसी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, ताकि वो इन चीजों को रिफॉर्म करवा सके, है ना। और उनका नाम क्या था? मार्टिन लूथर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। व्हेन द रेनेसा अकर्ड इन यूरोप, ये जो रेनेसा था यानी कि जो रीबर्थ था, वो यूरोप के अंदर कब आया? चीजें दोबारा से रीबिल्ड कब होने लगी? 11th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, या फिर 16th सेंचुरी में? तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 15th सेंचुरी में, यानी कि 14 वाला कुछ एरा चल रहा होगा। अच्छा, आपको 50 ये जो सेंचुरी और ईयर का तो फंडा पता होगा। देखो, कोई भी ईयर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, ठीक है। ये ईयर है हमारा, ठीक है। ये क्या है? ईयर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे बताओ कि कौन सी सेंचुरी चल रही है, ठीक है, कौन सी सेंचुरी चल रही है, तो ये जो आगे की डिजिट होती है ना, आपको क्या करना है? इसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक है। 1 प्लस करके ये क्या हो गई? ये सेंचुरी बन जाती है। तो सेंचुरी कौन सी हो गई? ये आपकी 21st सेंचुरी हो गई, ठीक है। ये 21st क्या होगी? आपकी सेंचुरी होगी। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो 15 सेंचुरी कह रहे हैं, इसका मतलब 14 वाला कुछ एरा चल रहा होगा। तो 14 के आगे जो भी कुछ उन्होंने डिजिट लगाई, तो ये यहां पर हमने क्या कर दिया? 1 प्लस किया, तो ये क्या बन गए? 15 सेंचुरी। और यही कह रहे हैं कि रेनेसा जो है वो यूरोप में कब आया? 15 सेंचुरी में आया था, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है कि द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड चाइना स्टार्टेड। यूरोप और चाइना के बीच में ये जो ट्रेडिंग थी, ये कब स्टार्ट होती है? क्योंकि चाइना में आपको पता है कि सिल्क बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता था। जो सबसे पहले जो सिल्क बनाया भी गया था, कहीं से बनना भी स्टार्ट हुआ था, वो चाइना से हुआ था, है ना। इसकी कहानी छोटी सी याद होगी कि जो चाइना की राजकुमारी थी, तो एक दिन वो बैठकर अपने गार्डन में चाय पी रही होती है ना, और ऊपर शहतूत का पेड़ था, तो वहां पर उसके जो मलबरी जो ट्री होती है ना, उससे क्या बन गया? एक सिल्क जो कुकून होता है ना, वो उसकी चाय की प्लेट में पता नहीं कुछ आकर गिरा था। तो जैसे वो उनको उठा करके ऐसे करने लगे, तो देखा तो उसमें एक ऐसा सिल्क का, एक बहुत ही रेशम का धागा सा निकल रहा है। ये देखकर वो बड़ी हैरान होते हैं, और बहुत ही ब्राइट वो धूप में चमक रहा था। तो फिर उन्होंने इस पर रिसर्च की, उनका पता लगाया कि देखो ये क्या चीज़ है। तो पता लगाया कि ये तो सिल्क है, इससे हम बहुत अच्छा सिल्क का कपड़ा बन सकते हैं। तो यहीं से ही चाइना में एक सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो चाइना के से, ना सिर्फ मैं सिल्क की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे जो काम होते हैं जो कि चाइना से इमर्ज हुए थे। तो चाइना का बाकी के अदर कंट्री के साथ में कैसे ट्रेडिंग रिलेशंस बनते हैं, तो वो उनके काम की वजह से, है ना। तो ऐसे ही यूरोप और चाइना के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशन बनते हैं, वो कब बनते हैं? 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, या फिर 12th सेंचुरी। सो आंसर विल बी 12th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर विल बी 12th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? विलियम लिंडल while presenting English version of the Bible says। अब ये कौन थे? ये कौन थे? ये एक क्या थे? ऑथर थे, ठीक है। विलियम लिंडल वाइल प्रेजेंटिंग द इंग्लिश वर्जन ऑफ बाइबल, इन्होंने बाइबल का इंग्लिश वर्जन समझते हो ना, कि बाइबल को इंग्लिश में लिखकर प्रेजेंट किया, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन से उनकी ये जो इंग्लिश वर्जन बाइबल थी, ये क्या कहती है? इट विल क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस टू द रिलीजन। तो ये इसको क्यों जो है पब्लिश किया गया? ताकि ये लोगों के बीच में रिलीजियस, धार्मिक अवेयरनेस को फैला सके। नेटवर्क ऑफ द क्रिश्चियनिटी वुड इंक्रीज, तो ये क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर सके, जिससे कि लोग इस बाइबल को पढ़ें, और पढ़ करके लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लग जाए, जिससे क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है इट विल इम्प्रिंट वर्च्यूज इन द हार्ट ऑफ द मासेस। तो इट विल इम्प्रिंट वर्च्यूज इन द हार्ट ऑफ द मासेस, तो लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जो है वो क्या होगा? इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इट विल डिस्क्लोज हाउ ट्रिकली, ठीक है। तो ये डिस्क्लोज करेगी कि हाउ
strictly, the church and its the clergymen have made Bible or ऑल फॉर देयर एडवांटेजेस। तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे जो चर्च के जो फादर्स वगैरह होते थे उनका एक रुतबा बढ़ेगा, चर्च के प्रति लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे, वहां पर ब्लेसिंग्स लेने के लिए आएंगे, तो उनके पास अच्छा खासा टैक्स आता रहेगा। तो मैं क्लर्जी मैन हैव मेड द बाइबल फॉर ऑल देयर एडवांटेजेस। तो ये क्या करते थे, अपने एडवांटेजेस के लिए, अपने फायदे के लिए भी जो है लोगों को जैसे पढ़कर सुनाते थे, तो लोग इनके पास आएंगे सुनने के लिए, बाइबल के बारे में पढ़ने के लिए, है ना। तो इस जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या होता है या फिर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो सत्संग वगैरह करते हैं, तो लोग इनके पास सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, है ना। इसी तरह से क्या होता है, एक तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो अपने एडवांटेजेस के लिए भी वो इस बाइबल को यूज किया करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इब्न रश्द वाज एन अरब फिलोसफर ऑफ। अब ये इब्न रश्द कौन थे, ठीक है, इब्न रश्द कौन थे, तो ये कौन थे, फिलोसफर थे, कहाँ के थे, अरब के थे। यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। तो इब्न रश्द वाज अरब फिलोसफर्स ऑफ, तो ये जो अरब फिलोसफर था ये कहाँ का निवासी था, फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या फिर स्पेन का। बच्चे ये अरब यहाँ पर दिखा बताया तो गया अरब फिलोसफर थे, लेकिन कंट्री का नाम बताना है आपको, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते थे, तो वो बताना है। बिल्कुल सही आंसर विल बी स्पेन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इब्न रश्द वाज एन अरब फिलोसफर्स ऑफ स्पेन, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, टॉलमनीज एल्मेंगिस्ट was work on mathematics, astronomy, philosophy या फिर सोशियोलॉजी। अभी बताया था पहले भी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट एयरक्राफ्ट वाज इन्वेंटेड इन, एयरक्राफ्ट, वाह क्या होती है एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, है ना। ये तो पता है कि राइट ब्रदर्स ने इसको इन्वेंट किया था, इसको बनाया था, है ना। लेकिन ये कब जो है इन्वेंट की जाती है वो बताना है आपको। तो इन्वेंटेड इन 1901, 1905, 1903, 1906। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 1903 इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपकी जो टाइमलाइन दी हुई है ना, वहां पर भी दिया हुआ है, तो जाकर के इसको जरूर से चेक कीजिएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन अरेबिक द पर्सन हु वाज नोन एज द अफलातून। अरे वाह, ये तो नाम सुना होगा ना आपने, अफलातून। अफलातून क्या होता है, अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी अफलातून, है ना। तो ये अरेबिक वर्ड है, राइट। तो इन अरेबिक द पर्सन हु वाज नोन एज द, तो अफलातून किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्लेटो को कहा जाता है, अरस्तो को कहा जाता है, दांते को कहा जाता है, या फिर आपका सीजर्स को कहा जाता है, कैजर को, ठीक है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। अफलातून कौन होता है, जो जल्दबाजी में काम करता रहता है, और जल्दबाजी में करने के जैसे काम कुछ ठीक भी हो जाते हैं ना, काम चाहे वो हंसी मजाक में या जल्दबाजी में करता हो, उलट पुलट करके करता हो, लेकिन काम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को बोलते हैं अफलातून, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द फैमिली दैट गेव द मोर इंपॉर्टेंस टू वुमेन, द फैमिलीज that gave more importance to women during the 15th century were those of, जिन महिलाओं को अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी 15th सेंचुरी में, तो वो महिलाएं, वो फीमेल जो थी, वो कहां से बिलोंग करती थी, क्या वो एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करती थी, या फिर वो आर्टिस्ट थी, या फिर वो मर्चेंट्स थी, या फिर वो स्कॉलर्स थी, जिनका उनकी फैमिली में बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता था। सो आंसर विल बी मर्चेंट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो मर्चेंट्स की वाइफ होती थी, उनकी बहनें होती थी, उनकी मदर वगैरह होती थी, तो उनका एक अपना ही स्टेटस होता था फैमिली के अंदर, है ना। तो इस तरह की फैमिली में, मर्चेंट फैमिली में उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो उनके हस्बैंड है या उनका बेटा है या उनका भाई है, वो अगर ट्रेन करने के लिए दूसरे शहर में गया हुआ है, तो वो उनका पीछे से वो उनका ऑफिस वगैरह संभाला करती थी, है ना। तो काम भी नहीं रुकता था और काम भी चलता रहता था, तो इसलिए उनकी जो एक रेपुटेशन है वो एक अच्छी रेपुटेशन मानी जाती थी। और आज भी तो यही होता है ना, एक तो हाउसवाइफ होती है और एक जो है वो बाहर सर्विस करती हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, जो सर्विस करती है उनको दी जाएगी, है ना। तो हालांकि ये जो हाउस वर्क जो होता है ना, ये कंपैरेटिव टू इनके ज़्यादा होता है, क्योंकि बेचारी पूरे दिन काम करती रहती है एज अ हाउसवाइफ, पूरा दिन काम करती रहे, लेकिन उनके कामों को कोई अच्छा नहीं बताता है ना, कि ये तो डेली का काम है, इसने ये किया वो किया। हालांकि वो काम जो है वो बहुत बहुत बड़ा काम है, और मैं तो कहती हूँ उनकी ज़्यादा मेहनत लगती है कंपैरेटिव टू सर्विस वुमेन के, है ना। चलिए
नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ग्रिगोरियन कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस बाय पोप। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? पोप ने किए थे, है ना। तो बाय पॉप, तो ये कहाँ के पॉप थे वो आपको बताना है। तो एवरेस्टिस ग्रिगोरी 13 किसने किए थे? एवरेस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, या फिर ग्रिगोरी 13 ने यूज किया था, या फिर इंट्रोड्यूस किया था, या फिर पीटर संत ने यूज किया था, या फिर पियर्स फर्स्ट ने। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो भाई ये कैलेंडर ही, इसका नाम ये है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो किसको किसने किया था? ये किया था ग्रिगोरी 13 ने, इंट्रोड्यूस किया था इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब करते हैं हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हमारे क्या हो गए? अभी हमारे पूरे एमसीक्यूज खत्म हो गए, बस इन्हीं एमसीक्यूज से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनको एक बार फिर से रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। विच एलिमेंट ऑफ ग्रीक एंड द रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन द 14 एंड 15 सेंचुरी? विच एलिमेंट ऑफ ग्रीक, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से तत्व हैं जो कि ग्रीक और रोमन कल्चर में रिवाइव्ड इन द, जो कि रिवाइव किए गए, यानी कि उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया 14 और 15 सेंचुरी में। तो आपको बताना है उन एलिमेंट्स के नाम, ठीक है। तो कौन से तत्व थे? वो रिलीजियस थे, यानी कि धार्मिक जो है वो एलिमेंट्स थे, आर्टिस्ट थे, ठीक है। अब जो रोमन एम्पायर बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था, तो डिक्लाइन होने के बाद जमीन में कुछ उसके अवशेष दबे हुए रह गए थे। तो जब इनको आर्टिफैक्ट्स के इनके एक्सकवेशंस के दौरान जब इनको निकाला गया आर्टिफैक्ट्स को, तो उनसे एक आइडिया लिया गया कि पहले के लोग जो थे, रोमन एम्पायर में जो लोग रहते थे, किस तरह की पेंटिंग किया करते थे, है ना, किस तरह की आर्ट उनकी थी, किस तरह का कल्चर फॉलो किया करते थे। तो आइडिया तो लिया, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके और उसको चेंज किया गया। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स थे? रिलीजियस एलिमेंट्स थे, आर्टिस्टिक्स एलिमेंट्स थे, लिटरली एलिमेंट्स थे ऑफ ग्रीक एंड द रोमन कल्चर वर रिवाइव्ड इन द 14 एंड द 15 सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंपेयर डिटेल ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो कंपेयर डिटेल ऑफ द इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है, एक तो एक तरफ आपकी इटालियन आर्किटेक्चर है, तो दूसरी तरफ आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो दोनों में कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हेयर द पॉइंट ऑफ द कंपैरिजन। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में दे रही हूँ, ध्यान से देखना। तो ये क्या है? आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ द कंपैरिजन। ह्यूज बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द बोथ द इटालियन एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी। तो बिल्डिंग तो दोनों में बनवाई जाती थी, चाहे वो इटालियन आर्किटेक्चर था, चाहे वो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी, ठीक है। तो ये कंपेयर करना है आपको। तो इसमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज नहीं पूछी गई है, कंपेयर करना है। तो दोनों में एक कॉमन कंपैरिजन क्या निकला कि दोनों की बिल्डिंग्स जो है बड़ी बड़ी बनी होती थी, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे? डेकोरेशन वाज प्रोमिनेंट इन द बोथ द स्टाइल। डेकोरेशन जो है, जो इनके अंदर जो डेकोरेशन देख रहे हो ना, दोनों में ही डेकोरेशन की जाती थी, अपने अपने तरीके से की जाती थी। तो एक तो आपका यूरोपियन स्टाइल हो गया था, इटालियन स्टाइल हो गया था, एक आपका इस्लामिक। तो इस्लामिक में देखोगे कुछ उर्दू वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उर्दू की तरह से ही कुछ उसमें चित्रकारी करके और उसको एक इफेक्ट दिया गया है। तो ऐसे इटालियन होते थे। तो डेकोरेशन वाज प्रोमिनेंट इन द, तो डेकोरेशन दोनों में ही किया जाता था और अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए जाते थे। तो ये तो प्रचलन में था ही। आर्क एंड द पिलर आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आर्क क्या होते हैं बच्चे? जैसे ये मान लो पिलर्स हैं, ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं तो ये पिलर्स डालते हैं ना, इस तरीके से पिलर्स होते थे और पिलर के ऊपर इस तरीके से आर्क बनी होती थी, ठीक है, आर्क बनी होती थी। तो ये आर्क और पिलर जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ इटालियन एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये भी कॉमन पॉइंट था। तो उसमें भी पिलर्स बनाए जाते थे, उसमें भी ये आर्क बनाई जाती थी। तो ये क्या थे? ये पिलर थे। ये क्या थे? ये क्या थे बच्चे? ये जो है पिलर्स थे, ठीक है। ये क्या थे? पिलर्स थे। और ये क्या है? आर्क, ठीक है। ये क्या है? आर्क थे। तो दोनों में ही इस तरह के कॉमन पॉइंट्स थे। नेक्स्ट कर देखते हैं। ब्यूटीफुल कैथेड्रल एंड द मोनेस्ट्रीज वर। कैथेड्रल और मोनेस्ट्रीज ये आपके इटालियन आर्किटेक्चर्स में आ जाएंगे। वर कंस्ट्रक्टेड इन द इटालियन आर्किटेक्चर वेयर द लार्ज एंड द मैग्निफिसेंट मोस्क। तो ये जो मॉस्क होती है, मस्जिदें होती हैं, जाहिर सी बात है कि ये तो इस्लामिक रिलीजन में आएंगी, है ना।
तो ये चर्च बनाते थे, तो वो मॉस्क बनाते थे। वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द इस्लामिक स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। बस इनमें ये आपको 3 से 4 कॉमन पॉइंट बताने हैं और ये आपके 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई वर इटालियन टाउन द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि व्हाई वर द इटालियन टाउन, इटली के जो टाउन थे, ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस टू आइडिया ऑफ द ह्यूमनिज्म, सबसे पहले उसी में ही मानवतावाद का कंसेप्ट जो है वो क्यों आया, ये रीजन बताना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं। द टाउन ऑफ द इटली वर द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ द ह्यूमनिज्म बिकॉज द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। ह्यूमनिज्म किसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं मानवतावाद। क्या कहते हैं, मानवतावाद कहा जाता है इसको, ठीक है, मानवतावाद। तो एजुकेशन स्प्रेड इन इटली बाय द 13 एंड द 14 सेंचुरी। तो सबसे पहले इटली में ही एजुकेशन आई थी, कब, 13 और 14 सेंचुरी में, ठीक है। ह्यूमनिज्म एज द, तो मानवतावाद, ठीक है, जहां जहां पर ह्यूमनिज्म आ रहा है वहां पर मानवतावाद कर लेना। तो ह्यूमनिज्म एज अ सब्जेक्ट वाज फर्स्ट टॉट इन द इटली। तो हम क्या है, आप लोग क्या हो, आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हो ना, तो ये जो ह्यूमैनिटीज शब्द है ना, ये जो ह्यूमैनिटिज्म है, ये यहाँ बहुत बहुत पहले, तो ये साइंस होगी, कॉमर्स होगी, तो बाद में आए थे, पहले ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट आया था, है ना। तो इसमें बताया जाता है कि ह्यूमैनिज्म एज अ सब्जेक्ट वाज फर्स्ट टॉट। तो ये जो ह्यूमैनिज्म सब्जेक्ट है, ये सबसे पहले इटालियन स्कूल में पढ़ाया जाता था, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता था, सबसे पहले वहीं पर ये ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट आया था, और इसको एक सब्जेक्ट की तरह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था, ठीक है। सो इटालियन पीपल वर मेड अवेयर ऑफ द ह्यूमनिस्ट व्यूज ऑफ द आइडिया। अब ये जो इटालियन पीपल थे, वर मेड अवेयर, ये ह्यूमनिस्ट को, मानवतावाद को, है ना, एक तरह से स्प्रेड करने का काम कर रहे थे, क्योंकि इंसानों के अंदर अगर मानवता होगी तो वो एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अब ये ह्यूमनिज्म होता क्या है ना, ये मैम बोल तो रही है, ह्यूमनिज्म होता क्या है बच्चे, मानवतावाद होता है मानव के, जो जैसे दूसरा कोई पर्सन है आपके सामने, तो उसको उसके बिहेवियर से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का इंसान है ना। तो ये जो समझ है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमारा IQ लेवल, उसको देख करके, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख करके, उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये इस कैटेगरी का या इस टाइप का ये पर्सन होगा, है ना। कुछ ऐसा ही होता है ना कि आप बातों से ही जज कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी बातें करने पर हम जज कर लेते हैं कि ये इस टाइप का है ना। अगर कोई बैक बाइटिंग कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इंसान भरोसे वाला नहीं है। हो सकता है ये आज किसी और की चुगली मेरे सामने कर रहा है, तो मेरी बात को किसी और के सामने जाकर रिप्रेजेंट कर दे, तो ये इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि किसी से थोड़ी सी बातें कर ली और आप उसे अटैच हो जाते हैं ना, कि भाई हाँ ये इसमें बंदे में बात है कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट होता है समझने का, यही होता है ह्यूमनिज्म, है ना। तो इटालियन पीपल वर मेड अवेयर ऑफ ह्यूमनिस्ट व्यूज एंड द आइडियाज, ठीक है। तो वो इसको अवेयर करना चाहते थे लोगों को, इटालियन पीपल्स को। यूनिवर्सिटीज वर द फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट। तो यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड हेयर टू स्प्रेड द एजुकेशन। तो जब सबसे पहले इटली में जब ये एजुकेशन आई, ठीक है, तो वहीं पर ही यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, वहीं पर ही स्कूल थे, कॉलेजेस थे, तो उसमें ह्यूमनिज्म एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया और उसको स्प्रेड किया गया, है ना। नंबर ऑफ द क्लासिकल बुक्स वर कंपोज्ड बाय द रोमन एंड द ग्रीक स्कॉलर। तो इसमें जो स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो किताबें पढ़ाई जाती थी ह्यूमनिज्म को लेकर के, तो ये ज्यादातर कौन सी भाषा में लिखी होती थी, रोमन और ग्रीक जो स्कॉलर्स होते थे वही लोग लिखते थे किसको, ह्यूमनिज्म की बुक को, और उन्हीं बुक को उन स्कूल, कॉलेजेस और इनमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था, ठीक है। चलिए, ये क्या होती थी, ये ग्रीक और आपकी रोमन लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए, कंपेयर द वेनेटियन आइडियाज ऑफ गुड गवर्नमेंट विद दोज इन द कंटेम्प्ररी फ्रांस। ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया था, ये ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था। कंपेयर करना है आपको वेनेटियन आइडिया ऑफ गुड गवर्नमेंट। गुड गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए, इसके लिए तो आप लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ लिख सकते हो, है ना। तो विद दोज कंटेम्प्ररी फ्रांस, तो जिस टाइम में फ्रांस में की गवर्नमेंट थी, यानी कि फ्रांस के जो रूलर थे,
उनको कंपेयर करते हुए आपको बताना है कि किस तरह की, मतलब उसको ध्यान में रखना है, फ्रांस की गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है, इमेजिन करना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गुड गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए। तो ये आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो फ्रांस के रूलर का, ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको लेकर चलना है। वेनिस वॉज द इटालियन सिटी, तो बच्चे ये आपको पता होना चाहिए कि वेनिस क्या है, ये एक इटली की सिटी है, ठीक है, ये इटालियन सिटी है। दिस सिटी वॉज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च, ये सिटी इतनी ज्यादा चर्च से इन्फ्लुएंस थी, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होना, है ना, तो वहां पर चर्च बहुत ज्यादा थे, और चर्च में जो फादर्स वगैरह, बिशॉप वगैरह होते थे, तो वो लोगों को अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताया करते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया करते थे, ईसा मसीह के बारे में बताया करते थे। तो ये बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स। इन वेनिस द बैंकर एंड द रिच मर्चेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो वेनिस के अंदर जो बैंकर्स थे, देखो एजुकेशन आती है, एजुकेशन से लोग दूर दूर से वहां पर एजुकेशन अचीव करने के लिए, मतलब गेन करने के लिए आएंगे, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आएंगे, तो पर्टिकुलर उस वेनिस की या जो भी कोई एरिया होगा जहां पर दूर दूर से लोग वहां आ रहे हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, एजुकेशन गेन करने के लिए, काम करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिटी का हो या फिर स्टेट का हो या फिर आप कह सकते हो कंट्री का हो, तो उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उसमें डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगी, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रिसोर्सेज दिए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लोग अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, तो नंबर ऑफ स्कूल जहाँ पर बहुत ही कम थे, मान लो 10 स्कूल थे या 20 कॉलेजेस थे या ये थे वो थे, अब वो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से देख रहे हो ना कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लोगों के पास पैसा आएगा, ट्रेड बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो पैसे के लिए बैंकर्स जो है वहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे, बैंक्स वगैरह। तो जो बैंकर्स होते थे और रिच जो मर्चेंट्स होते थे, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल वाई देयर वाज एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस। तो अगर लोगों को उनके तरीके से डेवलपमेंट करने दे दी जाए, मतलब उसको फ्रीडम दे दी जाए कि तुम जो है, हमें बस प्रॉफिट चाहिए, चाहे तुम जैसे भी करो, दिन रात मेहनत करके करो या कैसे भी ट्रेडिंग अपने तरीके से कर सकते हो, तो उनको तो फ्री छोड़ दिया है ना। और जब किसी को फ्री रखा जाता है तो वो खुले तरीके से सोचता है और अपने अपने मतलब अच्छा रिजल्ट लाने के लिए वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को फॉलो करेगा, है ना, अलग अलग तरीके से एक बात को सोचेगा कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बॉन्ड कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो फिर तो वो एक लिमिटेड दायरे में ही रहकर सोचेगा कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, और फिर ऐसा करूंगा तो राजा मुझे पनिश करेगा। तो ये डर लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए, और ये डर जो था वो फ्रांस के अंदर था। इन फ्रांस कॉमन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, इस तरह के राइट से फ्रांस के लोगों को डिप्राइव किया गया था, यानी कि उनको बहुत दूर रखा गया था, ऐसे राइट नहीं दिए गए थे फ्रांस के लोगों को। जबकि इटली के वेनिस शहर में लोगों को ये राइट्स दिए गए थे कि वो अपने तरीके से अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें फ्रांस में नहीं थी। तो हमारे हिसाब से गुड गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए कि लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए, लोगों को वो राइट्स देने चाहिए जिसके बिहाफ पर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गया आपका पॉन्डेड हो गया, और ये हो गया आपका इटालियन सिटीज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द ह्यूमनिस्ट थॉट, अब आपको बताना है व्हाट वर द फीचर ऑफ द ह्यूमनिस्ट थॉट। अब ये जो ह्यूमनिस्ट होते हैं, इनके इनके विचार क्या थे, बस आपको उन्हीं को डिफाइन करना है। तो ह्यूमनिस्ट जो होते थे, थॉट दैट, ह्यूमनिस्ट के जो विचार होते थे, let the stress on skill and the ideas that were developed by the individual दो डिबेट। अब देखो ये डिबेट जो होती है ना बच्चे, एक बहुत ही अच्छी चीज होती है ना, डिबेट जो होती है एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। क्यों अच्छी चीज होती है? क्योंकि इससे हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है, चांस मिलता है, हम अपनी बात रख सकते हैं। अगर हमारी बात गलत है तो हमें दूसरों के आइडियाज पता चलेंगे कि क्यों गलत है, अगर हम सही हैं तो लोगों को पता चलेगी हमारे आइडियाज कितने सही थे। तो डिबेट अब बहुत एक पावरफुल हम वेपन मान सकते हैं। तो दैट डेवलप इंडिविजुअल थ्रू द डिबेट एंड द डिस्कशन होगा। आप मान लो 4-5 लोग, आप फ्रेंड्स बैठे हुए हो, किसी एक बात पर मैम ने कोई क्वेश्चन दिया है आपको, तो क्वेश्चन भाई ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा, वो कहेगा नहीं नहीं इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो वहां पर एक
बात को अलग अलग तरीके से सोचा जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये ऐसे हो सकता है। मान लो एक प्रोजेक्ट फाइल ही दी, तो तुम अपने आइडियाज दोगे, यार इसमें ना ऐसी वाली पिक्चर्स इसमें हम लगा सकते हैं ना, फोटो लगा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको ऐसे डेकोरेट नहीं करेंगे, इसमें ये वाला आइडिया फॉलो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पता चलेंगे, डिस्कशन होगा, ऐसे अच्छा हो सकता है, ऐसे अच्छा हो सकता है। तो इससे काफी हमारी नॉलेज जो है बिल्ड होती है, एक्सप्लोर होती है। तो दीज द रिवोल्यूशनरीज आइडियाज अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ मेनी अदर यूनिवर्सिटीज, particularly in the new established universities in the Petrarch, the native town Florence। ठीक है, तो फ्लोरेंस जो था ये भी इटली की, वेनिस, फ्लोरेंस हो गया, ठीक है, ये इटली की ही सिटीज थी। तो इस तरह के आइडियाज अगर एक यूनिवर्सिटीज में फॉलो किए जाते हैं, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग वाले आइडियाज या डिस्कशन के या डिबेट के, तो बाकी की भी यूनिवर्सिटीज देखेंगी कि भाई इसमें इतना लोगों को मतलब इतना एक्सप्लोर करने का जो है वो चांस दिया जा रहा है, तो क्यों ना हम यही आइडिया अपनी यूनिवर्सिटीज में फॉलो करें, बच्चों को आगे आने का मौका दें, बच्चे अपनी थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे बाकी के यूनिवर्सिटीज में भी लागू हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेट्रार्क्स नेटिव टाउन, तो फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये फ्लोरेंस का एक टाउन था पेट्रार्क, जहां पर ये यूनिवर्सिटी थी। तो इस तरह के आइडियाज वहां भी फॉलो किए जाते हैं। द ह्यूमनिस्ट थॉट इंक्रीज द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो वो मनुष्य की डिग्निटी को भी के बारे में भी सोचते हैं। ह्यूमनिज्म द एम्बॉयडेड द मिस्टिकल एंड द एथिस्टिक टेम्पर ऑफ अ प्री साइंटिफिक एज। तो इससे पहले क्या होता था कि ह्यूमनिज्म एम्बॉयडेड द मिस्टिकल एंड द एस्थेटिक टेम्पर। तो लोग साइंस से पहले कैसे सोचा करते थे, जब साइंस नहीं थी उससे पहले भी तो लोग सरवाइव कर रहे थे ना। तो उससे पहले ये जो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है, ये तो साइंस से बहुत पहले आ चुका था, है ना, साइंस तो इसके बहुत बाद में आई थी। तो इट लेट द स्ट्रेट ऑन द लॉजिक। तो साइंस क्या कहती है, साइंस मांगती है कि लॉजिक, तो उससे पहले जो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट था जिसमें डिबेट और ये सारी चीजें होती थी, डिस्कशन होती थी, तो आज साइंस वही तो है ना। साइंस प्रूफ मांगती है ना कि बताओ कैसे, तो उसको प्रूफ करने का जो एक तरीका होता है, साइंटिफिक रीजन से उसका पता लगाया जाता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना, इस तरीके से। तो ये चीजें पहले ह्यूमनिज्म में हो चुकी होती थी डिबेट और डिस्कशन के थ्रू। तो इट लेट द स्ट्रेस ऑन द लॉजिक, नेचुरल साइंस एंड द मेटाफिजिक्स। इट लेट द एम्फसाइज नॉट ओनली द इंटेलेक्चुअल लर्निंग, ना सिर्फ इससे सीखने को मिलता है, बट ऑल्सो ऑन द फिजिकल एंड द मोरल डेवलपमेंट। इससे हमारी फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट में भी बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। जैसे मान लो सोचने का तरीका हमारा ठीक है, ये है, तो अगर मैंने दूसरे की सोच अगर मैं अप्लाई करती हूँ कि उसने ऐसा सोचा, तो ये क्या मैं ये सोच मतलब ये अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके क्या मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो बिल्कुल, अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप किसी को अपनी बात बता रहे हैं, अगर उसको आपकी बात अच्छी लगी तो जाहिर सी बात है वो इम्प्लीमेंट करेगा उस पर। तो आप अपने दोस्त को एडवाइस देते हो, फ्रेंड को एडवाइस देते हो कि यार ये चीज़ ना ऐसे नहीं होनी चाहिए, तुम इसको ऐसे करके देखो। आपके फ्रेंड को आपकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी तो वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट करने से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, जिसकी वजह से फिर वो आपको थैंक्स बोलता है। तो यही चीज़ें थी पहले भी, है ना। Humanism replied on the flexible thinking. After the Petrarch, the humanist philosophy spread the first Italy. तो ये जो humanist था सबसे पहले ये इटली में आता है, then into the other parts of the Europe. फिर उसके बाद यूरोप के other parts में जाता है। humanist का जो concept है, humanist thought was the reflected on the contemporary art and the architecture. तो humanist thought was reflected in the contemporary art and architecture. तो ह्यूमनिस्ट का कंसेप्ट भी जो है वो आर्किटेक्चर्स में भी देखा जाता है ना, आर्ट में भी, कला में भी देखा जाता है, राइट। तो पेट्रार्क रिप्रेजेंटेड द कंजर्वेटिव्स इटालियन ह्यूमनिटी। कंजर्वेटिव कौन होते हैं बच्चे, कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं लेकिन चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो जो बीच के बिच्छू होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो कंजर्वेटिव होते हैं, है ना, जो परंपराओं, पुरानी परंपराओं के साथ चल रहे हैं लेकिन नए तरीके से चल रहे हैं। तो वो कौन होते हैं, वो कंजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। चलिए, इसी का ही नेक्स्ट है, क्योंकि ये आपका 8 मार्क्स में पूछा जाता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन से पूछा जाएगा ये। ह्यूमनिज्म एम्बॉयडेड द मिस्टिकल एस्थेटिक्स, द टेम्पर द प्री साइंटिफिक रीजन, इंटेलेक्चुअल द एंटिक्विटी वर रिलेटिवली
अनकंसर्न्ड अबाउट द सुपर नेचुरल वर्ल्ड एंड द इंटरनल डेस्टिनी ऑफ द सोल। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो अंतरात्मा है, मन है, मस्तिष्क है, मतलब दिमाग है हमारा, कहीं ना कहीं उस पर एक अपना इम्पैक्ट डालता है कि अगर हमें दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचना है कि यार मेरे ऐसे छोटी सी हेल्प करने से अगर किसी दूसरे की हेल्प होती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे मन को भी तो शांति मिलेगी ना, मेरे दिल को भी तो अच्छा लगेगा, मेरी आत्मा भी खुश हो जाएगी, मैंने किसी की हेल्प करी। और जाहिर सी बात है ये होता है, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुद भी अच्छा फील होता है कि नहीं? अगर होता है, अगर आपने किसी का ऐसा काम किया है, छोटी सी हेल्प करी जिससे उसको फायदा हुआ हो, तो आपके अंदर भी वो सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने किसी की हेल्प करी, उससे इतना अच्छा आपको भी लगेगा, उसको भी लगेगा। ठीक है, तो द लीडिंग द इंटेलेक्चुअल ट्रेट ऑफ द एरा वाज रिकवरी ऑफ द सेक्युलर एंड द ह्यूमन द फिलॉसफी ऑफ द ग्रीस एंड द रोम। तो सेक्युलर का मतलब होता है जिसमें इनइक्वालिटीज नहीं होती। सेक्युलर का मतलब भी ये भी कह सकते हो कि जिसमें सिर्फ एक रिलीजन को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया जाता, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को, कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो सेक्युलरिज्म स्टेट हो जाता है। जैसे इंडिया क्या है, एक सेक्युलरिज्म कंट्री है ना, इसी तरीके से। तो द राइटिंग ऑफ द दांते, ठीक है, तो ये दांते कौन थे? ये एक पोइट भी कह सकते हो, ऑथर भी कह सकते हो। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी द राइटिंग ऑफ द दांते एंड द पर्टिकुलर द डॉक्ट्राइन ऑफ द पेट्रार्क एंड द ह्यूमनिस्ट लाइक द Machiavelli emphasized the virtues of the intellectual freedom and the individual expressions. In the essays, the Montaigne and individualistic view the life of the revived the most of the persuasive and the eloquent स्टेटमेंट इन द हिस्ट्री, लिटरेचर एंड द सोसाइटी। तो इन्होंने, दांते ने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों को अवेयर करने में, ह्यूमैनिस्ट को फैलाने में, स्प्रेड करने में, लोगों को रिलीजियसली एक बातें बता करके उनको एक सही रास्ते पर चलाने का उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, तो वाकई में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है। लियोनार्डो द विंसीज द लास्ट सपर, ठीक है, तो लियोनार्डो ने क्या किया था? लियोनार्डो द विंसी ने एक तो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी और इन्होंने द लास्ट सपर एंड द मोनालिसा, ठीक है, तो ये उनकी बेस्ट क्या है? बेस्ट इनकी आर्ट है, लिटरेचर है, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। और ये जो मैकले एंग्लोज थे, द लास्ट जजमेंट फॉर ऑल द मैन एंड द राफेल्स मेडोना वर द इम्पॉर्टेंट वर्क। तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस दो लाइन को आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज के टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट अ केयरफुल अकाउंट ऑफ हाउ द वर्ल्ड अपीयर डिफरेंट टू द 17th सेंचुरी यूरोपियंस। राइट अ केयरफुल अकाउंट, आपको एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है किस पे? हाउ द वर्ल्ड अपीयर्ड डिफरेंट टू 17th, कि 17th सेंचुरी में जो हमारी दुनिया है ये किस तरह से हमें एक अलग नजर आती है, चेंज्ड इसमें नजर आता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं? रेनेसा मूवमेंट व्हाट? रेनेसा मतलब रीबर्थ हो गया। तो ये जो रीबर्थ का सिलसिला है, एक तरह का ये मोमेंट ही तो चला था, नई नई चीजें दोबारा से रीबिल्ड की जा रही थी, रिकंस्ट्रक्ट की जा रही थी। तो रेनेसा मूवमेंट बॉट अबाउट द रैशनल एंड द साइंटिफिक अप्रोच इन द लाइफ ऑफ द मैनकाइंड। मैनकाइंड किसको कहते हैं? मनुष्य को, है ना। तो रैशनल एंड द साइंटिफिक, तो रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच जो है वो अब इंसान अपनी लाइफ में उसको अपनाने लगा था, है ना। तो लॉजिक से, तर्क वितर्क से ये चीज है तो ऐसे क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो लॉजिक के साथ में वो अपने इसको लाइफ में उसको फॉलो करने लगा, इंप्लीमेंट करने लगा, अप्रोच मतलब उसको लागू करने लगा। बट द वर्ड अपीयर क्वाइट डिफरेंट, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें पहले होती, धीरे धीरे जो है चीजें चेंज होने लगी। साइंटिस्ट यूज द मेथड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशंस। तो साइंस क्या करती है? एक्सपेरिमेंट्स करती है, एक्सपेरिमेंट से ही वो कंक्लूजन को निकालती है, रिजल्ट पर आती है वो बात, है ना। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स का मेथड यूज करते हैं, जबकि ये चीजें पहले डिबेट और डिस्कशन से होती थी। ऑब्जर्वेशन एंड द न्यू थॉट्स, तो इससे साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होता है इससे नए नए आइडियाज, नए नए ऑब्जर्वेशंस हमें सीखने को मिलते हैं। जैसे साइंस में वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, इसमें इसको मिला करके ये चीज नई चीज बन जाती है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है? हमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। इट वॉज जस्ट अ कंट्ररी टू क्रिश्चियंस बिलीफ। तो ये सेम ऐसा है जैसे हम
क्रिश्चियनिटी पे बिलीव्स करते हैं, मतलब जो इटालियन सिटीज़ थी या जो बाहर के देशों में क्रिश्चियनिटी को जो लोग अडॉप्ट कर रहे थे, तो ये क्रिश्चियनिटी को सीखने का एक बताया गया, उसको अटैच करके इट वाज जस्ट द कंट्ररी टू द क्रिश्चियंस बिलीव। तो इसी से ही जैसे हम लोगों को साइंस पे ज़्यादा विश्वास हो रहा है, ट्रस्ट हो रहा है उनके एक्सपेरिमेंट पर, तो ऐसे ही लोग क्रिश्चियनिटी पर भी विश्वास करने लगे। साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑफ द कॉपरनिकस, अब साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं लाइक द कॉपरनिकस, ठीक है, गैलीलियो, कैपलर एंड द इसाक न्यूटन बॉट अबाउट द चेंजेस इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने अपने अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दुनिया को दिखाया कि ये बात कैसे प्रूफ हम कर सकते हैं, तो उन्होंने वो प्रूफ करके दिखाया। बॉल ऊपर फेंकी तो वो ऊपर क्यों नहीं रुक गई है, वो नीचे क्यों आती है, तो वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आती है, ये इन्होंने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। और सन जो है वो सन सेंटर में होता है और चारों तरफ प्लैनेट जो है उसके चक्कर लगाते हैं, इसको भी प्रूफ करके दिखाया। तो दुनिया को साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करके दिखाया इन्होंने, और इनके कामों से फिर लोग धीरे धीरे साइंस पर विश्वास करने लगे, जैसे पहले लोग क्रिश्चियंस पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो ही सिस्टमेटाइज्ड साइंटिफिक इवैल्यूएशन अबाउट द यूनिवर्सेस। तो Copernicus tried to prove that the earth rotates around। Copernicus ने क्या किया, Copernicus ने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट करती है, ना कि सन अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने प्रूव करके दिखाया। अब बात करते मार्कोपोलोस के इन्वेंशंस की। तो मार्कोपोलोस इन्वेंशन ऑफ द कंपास मेड बाय, कंपास जानते हो ना, तो देखो पहले जो सी वोयाजेस बहुत किया करते थे, मतलब ट्रैवलिंग किया करते थे, समुद्री यात्राएं करते थे, तो वहां तो रास्ता नहीं पता था ये रास्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि पानी होता है, समुद्र होता है पूरा का पूरा, तो वहां रास्ता कैसे है। अब ठीक है, लैंड रूट होगा तो वो तो हमें बोर्ड से पता चल जाता है या नेविगेशन से पता चलता है। नेविगेशन से याद है, सबसे पहले इन्होंने कंपास इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्या होता था, वो जो शिप के अंदर जो नेविगेशन यूज किए जाते हैं कि ये रास्ता उधर जाएगा, यहाँ से ये रास्ता होकर के ऐसे जाएगा, तो इसके कंपास से उनको इस तरह की हेल्प मिलती है। तो द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द सेलर्स लाइक द वास्को द गामा, कोलंबस एटसेट्रा। तो वास्को द गामा कौन थे, जिन्होंने 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया था, ठीक है, इंडिया को डिस्कवर किया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया था, ठीक है, अमेरिका को डिस्कवर किया था। सो इट लेड टू डिस्कवरीज टू द न्यू लैंड। तो इससे नई नई जगहों का पता चला, ठीक है, कि यहाँ पर इंडिया, ऐसा नहीं था कि इसकी डिस्कवरी के बाद ही इंडिया बनता है, इंडिया पहले भी था, लेकिन इंडिया के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया और लोगों को बताया कि भाई ये इंडिया है और इंडिया में इतने अच्छे स्पाइसेस मिलते हैं। इन्हीं की वजह से यूरोपियन कंपनीज का एडवेंट हुआ इंडिया के अंदर, और फिर इसी तरीके से पहले पोर्तुगीज आते हैं, फिर डचीज आते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पता ही है किस तरह से रूल किया। तो बस यही रीज़न था, नई नई जगहों का पता लगाया, नई नई लैंड्स के बारे में लोगों को बताया। देयर एक्सप्लोरेशंस रेवोल्यूशनराइज द ट्रेड, और इनके इस एक्सप्लोरेशन से ट्रेड में रेवोल्यूशन आता है, ट्रेड बढ़ता है। अब पुर्तगाल यहाँ आए, वास्को द गामा जब इंडिया आया, यहाँ के स्पाइसेस देखे, वो अपने यहाँ के स्पाइसेस को अपने वहाँ पुर्तगाल में लेकर गया, ट्रेड बढ़ा के नहीं, फिर वहाँ से कुछ और लोग आते हैं, यहाँ से फिर स्पाइस लेकर जाते हैं, ऐसे इंडिया के लोग दूसरी जगह पर जाएंगे, इसी तरह के ट्रेड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ट्रेड के अंदर रेवोल्यूशन आएगा, और ट्रेड जो है वो तेजी से दुनिया के अंदर बढ़ेगा, ना सिर्फ पर्टिकुलर एक कंट्री में, बल्कि अब अलग अलग कंट्री में, अब एक कंट्री के अलग अलग देशों के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, अब ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन से क्या होता है, बुक बच्चों को मिलने लगी। पहले देखो क्या होता था, जो बुक होती थी पेजेस ऐसे, ये जो ग्रीक और जो रोमन फिलोसफर्स थे, ये अपने हाथों से लिखते थे, तो लिमिटेड होते थे, तो वो सभी बच्चों के पास नहीं होते थे, तो सिर्फ उनमें से उनको पढ़ाया जाता था, है ना। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से, ठीक है, तो वो क्या, बच्चों को वो जो हैंड रिटन नोट्स होते थे, तो वो उनको कॉपी कराने लगे, ठीक है। कॉपी कराने के बाद वो उनके पास अवेलेबल होने लगे, फिर इनसे बुक बनने लगी, तो स्टूडेंट को बुक भी मिलने लगी, एक्सप्लोरेशन होने लगा, बुक्स के थ्रू जो है लोगों की नॉलेज बढ़ने लगी, लोग पढ़ने लगे, बुक्स को पढ़ने लगे, ना सिर्फ रिलीजन के बारे में, बल्कि सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल्स के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में। तो बुक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये बुक्स जो है प्रिंटिंग होना स्टार्ट हुई कब, प्रिंटिंग प्रेस के साथ में। तो रोम
फ्लोरेंस एंड द वेनिस बिकम द सेंटर ऑफ द आर्ट एंड द लर्निंग। ये 3 सिटीज है बच्चे, रोम है, फ्लोरेंस है और वेनिस है। ये 3 जो सेंटर्स थे, ये सेंटर्स माने जाते हैं किसके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर थे आर्ट एंड लर्निंग के, है ना। Many artists, scholar and the writer were the patronized by the rich people in the cities and the town। अब मान लो किसी आर्टिशंस ने अपनी मतलब मूर्तियां बनाई, पत्थर की मूर्तियां बनाई, या किसी पेंटर ने पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है। तो अब लोग उसकी पेंटिंग्स को देखने, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि बाहर फॉरेन में क्या होता है कि जो फुटपाथ होते हैं वहां पर फ्लोरिस्ट होते हैं या फिर जो पेंटर होते हैं अपनी पेंटिंग को लगाकर वहाँ बैठ जाते हैं। लोग उनको देखते हैं कि पेंटिंग अच्छी लगी तो उसे खरीदते हैं, खरीदेंगे तो वो पेंटिंग, पेंटर्स की पेंटिंग तो ठीक है सेल हो गई, अब वो पेंटर और उसको बनाएगा। पहले उसने 2 बनाई थी तो दोनों सेल हो गई, फिर उसको 4 बनाएगा, फिर उसको 10 बनाएगा, 20 बनाएगा। इस तरीके से पेट्रनाइज करना गवर्नमेंट का काम होता है कि उसकी कला को संरक्षण दिया गया, लोग उसकी कला को जो है वो एक इम्पॉर्टेंस देने लगे। अब किसी को कोई पेंटिंग पसंद आ जाती है, किसी को मूर्ति पसंद आ जाती है, किसी को कुछ पसंद आ जाता है, तो उस चीज़ का अब क्या होगा, नंबर ऑफ वो जो चीज़ें हैं वो बढ़ने लगेगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी। तो मैनी आर्टिस्ट, स्कॉलर एंड द राइटर्स वर पैट्रनाइज्ड बाय द रिच पीपल। तो इनको रिच पीपल खरीदेंगे ना, अब जिनके पास पैसा होगा वही पेंटिंग खरीदेगा, वही वो चीज़ें खरीदेगा, तो इससे उनको फायदा हुआ ना। अब वो और ज्यादा मूर्तियां बनाएंगे, और ज्यादा पेंटिंग्स बनाएंगे। तो ये लोग कौन खरीदते थे, रिच पीपल्स खरीदते थे इनको इन द सिटीज एंड द टाउन। टाउन बिकम द सेंटर ऑफ द आर्ट एंड लर्निंग एक्टिविटीज। थॉमस मूरे, ठीक है, ये जो थॉमस मूरे है ये बहुत बार पूछा जाता है। थॉमस मूरे यूटोपिया द रेडिक्यूल्ड द malpractices of the contemporary society on above basis it can be said that the world appeared the different to the 17th century। इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी में वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। इस तरीके के चेंजेस को देख करके, इनकी सारी जो हमने ऊपर सारी सभी बातें पढ़ी, इनको देख करके, इनको समझ करके हम पता लगा सकते हैं, या फिर हम एक समझ पैदा कर सकते हैं कि हाँ वाकई में दुनिया चेंज हो गई है, और जो पहले जो दुनिया थी उसमें काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, है ना, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। राइट बच्चे, क्लियर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आया, ठीक है। और समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि नाइस सेशन करके लिख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो भी आप चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और शेयर करना ज़्यादा दोस्तों के साथ में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर चैनल ये ऐसा है जिसमें ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट को ही जो है उनके लिए ही स्पेशली ये चैनल बनाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इसको लाइक करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।